हेलो एवरीवन। अपनी पिछली वीडियोस में हमने डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट फैक्टर्स के बारे में बात की। हमने देखा कि डिफरेंट फैक्टर्स बिजनेस डिसीजंस को किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं और एक बिजनेस को इन सब के बारे में किस तरह से ध्यान रखना जरूरी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बारे में। लीगल एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है और एक बिजनेस को वो किस तरीके से इफेक्ट कर सकता है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट होता क्या है। पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं उस कंट्री की गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसीज किस तरीके से काम कर रही हैं और गवर्नमेंट किन किन पॉलिसीज को और किन किन सेक्टर्स को सपोर्ट कर रही है। और साथ ही हम देखते हैं कि उस कंट्री के लॉ क्या हैं, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और किस तरीके से उनको एनफोर्स किया जाता है, क्योंकि एक बिजनेस एक लीगल एंटिटी है और उसके लिए बहुत जरूरी है कि उसके हर डिसीजन लीगली कंप्लायंट हो और उस कंट्री की गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग हो जिस कंट्री में वो बिजनेस कर रही है। आइए देखते हैं कि सबसे पहले पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हम दो तरह की गवर्नमेंट की स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अबाउट द इंटरनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, मींस द एनवायरनमेंट ऑफ दैट कंट्री इन विच द बिजनेस इज रजिस्टर्ड, यानी जिस कंट्री का वो बिजनेस है उस कंट्री की गवर्नमेंट को स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। साथ ही हम स्टडी करते हैं अबाउट द इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कि अगर बिजनेस का किसी भी तरीके से किसी दूसरी कंट्री के साथ कैसा भी रिलेशन है, चाहे वो वहां का सप्लायर है या वो वहां से सामान इंपोर्ट करता है, तो कहीं ना कहीं उसका दूसरी कंट्रीज के साथ कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है। तो उसको इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यानी कि उस कंट्री का दूसरी कंट्रीज के साथ क्या रिलेशन है या उस कंट्री की गवर्नमेंट ने दूसरी कंट्री के साथ किस तरीके के नेगोशिएशंस कर रखे हैं या एग्रीमेंट्स कर रखे हैं, इन सबको समझना जरूरी है। आइए देखते हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझते हुए हमें किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की। जब हम इंटरनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अबाउट द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। जैसा कि हम जानते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज में गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है। जैसे अगर हम इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है और लोकल गवर्नमेंट भी है, और हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपनी अपनी पावर्स हैं। तो हमें ये देखना जरूरी है कि कौन सी पावर कौन सी गवर्नमेंट के पास है और अगर हमें किसी भी तरह की परमिशंस लेनी है तो हमें किस गवर्नमेंट के पास अप्रोच करना होगा। इसी तरह से हमें देखना है कि हमारी कंट्री में किस तरह की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मींस वहां पर गवर्नमेंट कितने टाइम के बाद बदलती है या हमारी गवर्नमेंट का कितना टाइम अभी रहता है, कब यहाँ पर इलेक्शंस होने वाले हैं या यहाँ पर टेररिज्म का स्टेटस क्या है। आज टेररिज्म एक वर्ल्ड लेवल पर बहुत बड़ी समस्या बन चुका है और अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की टेररिस्ट एक्टिविटीज हो सकती हैं। इसी तरह से वहां पर किस बात पर रिसेंटमेंट प्रोटेस्ट होते हैं, किस बात पर एजिटेशंस होती हैं, वहां के किसी भी गवर्नमेंट के डिसीजंस पर पब्लिक किस तरीके से रिएक्ट करती है, इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है। इसी तरह से बिजनेस रिलेटेड पॉलिसीज, यानी कि गवर्नमेंट किस तरह से डिफरेंट बिजनेसेस को सपोर्ट दे रही है, ये भी जानना जरूरी है। और ये हमें पता लगेगा उस कंट्री के बजट से, उस कंट्री की ट्रेड पॉलिसीज से या इंडस्ट्रियल पॉलिसीज से या अलग अलग तरह की और जो पॉलिसीज बनाते रहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज हैं, उससे पता लगेगा कि गवर्नमेंट किस टाइप की एक्टिविटीज को सपोर्ट दे रही है और किस तरह की सपोर्ट हम उससे ले सकते हैं। और इसी तरह से हमें जाननी होगी उस गवर्नमेंट की सोशल पॉलिसीज, चाहे वो वेलफेयर पॉलिसीज हो, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पॉलिसीज हो, वो पॉवर्टी रिडक्शन पॉलिसीज हो या फिर हाउस अकोमोडेशन पॉलिसीज हो। किसी भी तरह की पॉलिसीज के लिए गवर्नमेंट को बिजनेस सपोर्ट की जरूरत होती ही होती है।
अगर हम गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज को समझ लें तो हम जान सकते हैं कि हमारे बिजनेस के लिए कहां पर अपॉर्चुनिटीज हैं और कहां कहां हमारे लिए थ्रेट्स हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं। इसी तरह से अगर हम इंटरनेशनल पॉलिसीज को समझने की कोशिश करें, इंटरनेशनल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करें, हमें समझना होगा कि सबसे पहले कि इस कंट्री की किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह की मेंबरशिप है। आपको पता होगा कि बहुत तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के ट्रेड रिलेशंस या इंटरनेशनल रिलेशंस को स्मूथ बनाने के लिए काम करती हैं। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत लार्ज स्केल पर काम करती हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हमें समझना होगा कि हमारी कंट्री किन किन ऑर्गेनाइजेशंस की मेंबर है और उन ऑर्गेनाइजेशंस का क्या एजेंडा है। इसी तरीके से हमें समझना होगा कि हमारी कंट्री ने किसी भी दूसरी कंट्री के साथ कैसे ट्रेड रिलेशंस बना रखे हैं, किस तरह के उसने उसके साथ एग्रीमेंट्स कर रखे हैं, किस कंट्री से इंपोर्ट को या एक्सपोर्ट को वो बढ़ावा दे रही है, ये हमें नजर आएगा वहां के ट्रेड एंड टैरिफ बैरियर्स से। इसी तरीके से हमें समझना होगा कि हमारे दूसरी कंट्री के साथ पॉलिटिकल रिलेशंस कैसे हैं। ये तो बात हुई थी ट्रेड रिलेशन की। पॉलिटिकल रिलेशंस में कि कभी हमारी कंट्री के उस कंट्री के साथ स्मूथ रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन है, हम उनको कितना सपोर्ट करते हैं, और साथ ही उस कंट्री के अदर कंट्रीज के साथ भी कैसे रिलेशन है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि वो कंट्री बहुत ज्यादा वार एरियाज में रहती हो, वहां टाइम टू टाइम वॉर होती रहती हो या उसके किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्लैशेस चलते हो, तो हमें ऐसी सिचुएशन में संभल कर रहना बहुत जरूरी है। साथ ही हमें देखना होगा कि वहां पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में किस तरह से प्रोटेक्शन दी जाती है। हो सकता है हमारा कोई नया इनोवेशन हो, कोई नई इन्वेंशन हो और उसकी उस कंट्री में प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट हो, तो हमें वहां के आईपीआर्स के बारे में भी पहले से जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है, तभी हम सही तरह से डिसीजन ले सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं लीगल एनवायरनमेंट की। अगर हम पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से समझ लें तो हम कंट्री के लीगल एनवायरनमेंट को भी आसानी से समझ सकते हैं। लीगल एनवायरनमेंट में हमें समझने हैं वहां के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारे बिजनेस डिसीजन पर किसी भी तरीके से असर डालते हैं, जो हमारे बिजनेस डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। साथ ही हमें समझनी होंगी वहां की रेगुलेटरी बॉडीज को, यानी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस जो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्चुअली में फॉलो करने के लिए मैकेनिज्म बनाती है, पूरा सिस्टम डेवलप करती है। हर कंट्री में इस तरह की रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जो ये देखती हैं कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो एक्चुअली में फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे। चलिए देखते हैं कि हमें कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको खास तौर पर स्टडी करना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स रिलेटेड टू ऑनरशिप। हम जानते हैं कि हमारे बिजनेस की ऑनरशिप सोल प्रोप्राइटर के रूप में भी हो सकती है, पार्टनरशिप के रूप में भी हो सकती है, या फिर एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप में। और हर तरह की ऑनरशिप बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए हर कंट्री में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं। जैसे इंडिया में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमें समझना होगा, या फिर हमें कंपनीज एक्ट 2013 समझना होगा अगर हम एक प्राइवेट कंपनी या एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना चाहते हैं, तो हमें देखना होगा कि उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या क्या हैं। इसी तरीके से हमें समझना होगा कि उस कंट्री में कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन से कानून बने हुए हैं, किस तरह से कंज्यूमर्स को क्या क्या राइट्स उनका लॉ देता है। जैसे इंडिया में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, और इसी तरह से हर कंट्री में वहां की लेबर वेलफेयर के लिए भी रूल्स बने होते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट है, ग्रेचुटी एक्ट है, बोनस एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है। ये सारे कानून एक बिजनेस के, उसके लेबर के साथ, उसके वर्कर्स के साथ रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। तो हमें इन कानूनों को समझना बहुत ही जरूरी है। साथ ही हमें समझना जरूरी है कि वहां पर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्या क्या नियम है। जब भी हम किसी दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या हम कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो हमें वहां के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टडी करना बहुत जरूरी है। जैसे इंडिया में है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हमें वो अच्छे से समझ लेना चाहिए। साथ ही हमें यहाँ के रूल्स, जो भी टैक्स से रिलेटेड रूल्स हैं या यहाँ के आईपीआर से रिलेटेड रूल्स हैं, वो भी जानना बहुत जरूरी है।
साथ ही हमें बहुत ही जरूरी है, आज के टाइम की जो सबसे बड़ी जरूरत है, कि हम साइबर थ्रेट्स से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं, जो डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड रूल्स हैं, उनको जरूर समझ लें, क्योंकि हर बिजनेस में आज के टाइम पर किसी भी कस्टमर की या किसी भी सप्लायर की डिजिटल इंफॉर्मेशन हमारे पास हो सकती है, और ये जरूरी है कि हम उसको सिक्योरिटी दें और उसको हम प्राइवेसी दें, और इससे रिलेटेड रूल्स के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और इसी तरीके से हमें डिफरेंट डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज को भी समझना जरूरी है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो किसी भी कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक्चुअलाइज करने में, उनको एनफोर्स करने में हेल्प करती हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो स्टॉक एक्सचेंज की एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है और साथ ही देखती है कि जो कंपनीज शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशू कर रही हैं, उसमें वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हैं। इसी तरह से आरबीआई शॉर्ट टर्म फाइनेंस को कंट्रोल करता है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जैसे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए जा रहे हैं, उन सबको ये रेगुलेट करता है। इसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, जो बिजनेस की डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं। और इसी तरीके से डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ईडी, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखता है, और बहुत सारी ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज अलग अलग स्टेट्स की हैं, जो स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स को रेगुलेट करती हैं। और ऐसे ही बहुत सारी सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, जो अलग अलग सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही हैं, या एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं, या बहुत सारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स हैं, जो देखती हैं कि हमारी कंट्री से किस तरीके से एक्सपोर्ट्स को प्रमोट किया जाए। तो हमें इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का ध्यान रखना है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अलग अलग बिजनेस को इफेक्ट कर सकती हैं, तो हमें उन सबको भी समझना जरूरी है। और आज की टास्क भी इसी से रिलेटेड है, आपको जानना है कि सेबी किस तरीके से किसी भी बिजनेस के फाइनेंसिंग डिसीजंस को कंट्रोल एंड रेगुलेट कर रही है। आज की वीडियो से आप लोगों को लीगल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स के बारे में बहुत कुछ समझ में आया होगा, और इसी तरह की वीडियोस के साथ मैं आपसे मिलती रहूंगी। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।